तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है डेट 14 सितंबर। आई होप आप सभी दोस्तों ने क्या होगा, अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ पर पढ़ता हूँ क्या, इकोनॉमिक टाइम्स। हम इकोनॉमिक टाइम्स को यहाँ पर क्या करते हैं, डेली डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज तो ऐसे तो कोई न्यूज ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। एक तो सिंपल न्यूज है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इसमें एक स्कीम चलती है बहुत पॉपुलर, आप सब जानते होंगे, पीएम उज्ज्वला योजना। इस पीएम उज्ज्वला योजना का थर्ड फेज लॉन्च हुआ है, 3.0 जिसको हम कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना का थर्ड फेज लॉन्च हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे दोस्तों। इसके बाद एक आरबीआई ने छोटी सी गाइडलाइन जारी करी है। आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसके तहत कोई भी बैंक अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट गिरवी रखता है तो उसको टाइम पे उसको लौटाना पड़ेगा अगर आपने लोन चुका दिया तो इस गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। एक थर्ड, आईसीआई बैंक में एक एमडी एंड सीईओ थे, बेसिकली आप लोग सब नाम जानते होंगे, बख्शी साहब थे। उनके जो टेन्योर है ना, उसको 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। 3 साल के लिए इनको और क्या एमडी एंड सीईओ रहेंगे, अब 2026 तक रहेंगे। इसको आरबीआई ने फाइनली आज अप्रूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं दोस्तों। आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर होता है वर्ल्ड हिंदी डे। क्या होता है? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस की आप सभी दोस्तों को शुभकामनाएं। वैसे ये कोई मेरे सामने तो बुरी बात है कि हम हमारी मदर टंग का भी दिन मनाया जा रहा है। इसका मतलब अब इसका यूज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सबको आम जिंदगी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं हमारी सबसे फर्स्ट न्यूज। आप देख सकते हैं न्यूज, यूनियन जो कैबिनेट है उसने कल क्या किया, कल 13 सितंबर था। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसमें जो ये उज्ज्वला योजना है ना, उसको बढ़ा दिया गया। इसका थर्ड फेज लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली 75 जो लेग पीपल को इसको बेनिफिट होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबको याद होना चाहिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी 1.0 किसको हम कहते हैं, जो मोदी जी की पहली सरकार थी 1.0, उस जो 2014 से कब तक थी, 2019 तक। इसमें कुछ स्कीम, कई सारी स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसमें अगर मैं मुझसे पूछे कि 2 सबसे महत्वपूर्ण स्कीम बताओ जिसने आम व्यक्ति की जिंदगी में इंपैक्ट डाला, तो सबसे फेमस स्कीम तो स्वच्छ भारत मिशन थी। दूसरी दोस्तों यही थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सबको पता है इसके तहत क्या किया जाता है। इसके तहत जो बीपीएल और गरीब परिवार के लोगों को क्या किया जाता है, फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है। जो एलपीजी कनेक्शन होता है ना, एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दिया जाता है। अगर आप और मैं, जो सिंपल परिवार है, जो नॉन उज्ज्वला परिवार है, अगर वो गैस सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो उनको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है। लगभग 2000 रुपये के आसपास कुछ ऐसे अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए क्या किया है, एक तो ये डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दे दिया गया, इनको कोई डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जो स्टोव आता है ना, स्टोव साथ में जो अगर खाना पकाने के लिए जो स्टोव आता है, वो स्टोव क्या किया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। और इसके साथ में फर्स्ट रिफिल फ्री दी जाएगी। मतलब सिलेंडर एक बार खाली हो गया तो फर्स्ट टाइम इसको भराएंगे ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको फ्री में दिया जाएगा। ये 3-4 बेनिफिट थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। आप सबको पता होगा इसकी स्टार्टिंग 1 मई 2016 को हुई थी। दोस्तों, इसका जो उज्ज्वला योजना का सबसे पहला फेज था, जिसकी शुरुआत 2016 1 मई से हुई थी। इसमें 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए। 8 करोड़ क्या किए गए, गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए फ्री में, डिपॉजिट फ्री में। जो दूसरा इसका फेज था, इसके तहत अब तक 1.6 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को क्या किया जा चुका है, एलपीजी कनेक्शन फ्री दिए जा चुके हैं। तो टोटल अब तक कितना इसके बेनिफिशियरी हो गया उज्ज्वला योजना के, लगभग 9.6 करोड़ इसके उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाना चाह रही है। कल जो 3.0 इसको लॉन्च किया गया, कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। बेसिकली इसमें इन्होंने घोषणा की गई कि हम अब इसको और आगे बढ़ा के 75 और लोगों को, 75 लाख और लोगों को क्या करेंगे, उज्ज्वला योजना का बेनिफिट दिया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास खर्च की जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। आप न्यूज दोबारा देखें, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड उज्ज्वला योजना 3.0, 2 फेज खत्म हो चुकी है। 2 फेज में अब तक 9.6 करोड़ जो गैस कनेक्शन थे वो गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट क्या रहता रखती है, 75 लाख और पीपल को इसमें शामिल किया जाए। आप इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। सबसे पहले मैंने बताया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेसिकली इसका जो फेज 1 था, इसकी स्टार्टिंग 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। इसमें 8 करोड़ टारगेट था, वो टारगेट पूरा हो गया। फिर 2.0 आया, इसमें 1.6 करोड़ टारगेट था, वो भी अब पूरा हो चुका। लेकिन गवर्नमेंट इसको और आगे बढ़ाना देना चाहती है। तो अगले नेक्स्ट 3 ईयर में क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 ईयर में 75 लाख पीपल को कवर किया जाएगा।
नेक्स्ट 3 ईयर में स्कीम के तहत 75 लाख फ्री कनेक्शन दिए जाएंगे। इसमें लगभग 1650 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होने की उम्मीद है। अब क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैंने बता दिया। उज्ज्वला योजना के तहत डिपॉजिट फ्री एलपीजी जो गैस कनेक्शन दिया जाता है, फर्स्ट रिफिल फ्री होती है और साथ में जो स्टोव होता है वो भी फ्री दिया जाता है। तो यहाँ तक एक हमारी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी वो खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा इशू है, देखो एक आरबीआई इशू गाइडलाइन फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग सेट्स 30 डे लिमिट टू रिलीज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आफ्टर लोन क्लोजर। लोन क्लोजर के 30 दिन के भीतर क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको वापस लौटा देने चाहिए, ऐसा आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी। तो ये पूरी बात समझते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा, ये बैंक होता है, सपोज करो बैंक के पास हम लोन लेने गए, ठीक है, सपोज करो बैंक के पास मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूं, ये कार लोन लिया या कुछ भी तरह का लोन लिया, तो बैंक है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, इसको लोन देगा, ठीक है, लेकिन बदले में क्या रखता है आप जानते हो, बिना किसी कोई डॉक्यूमेंट गिरवी रखे बैंक कभी भी लोन नहीं देता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखने पड़ेंगे। सपोज करो हाउसिंग लोन ले रहा है तो हाउस के डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, हाउस के जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करने पड़ेंगे, मॉर्टगेज करने पड़ेंगे, गिरवी रख देंगे बैंक का, उसके बाद अपने पास रख लेगा। लेकिन सपोज करो 10 साल का था, अब इसने लोन पेमेंट कर दिया, तो अगर इसने फुल लोन पेमेंट कर दिया तो अब बैंक के पास क्या जरूरत है डॉक्यूमेंट की, वापस रिटर्न करे ना, वापस रिटर्न करें, रिटर्न करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, बैंक ये जानबूझ के इसको जो डॉक्यूमेंट गिरवी रखते हैं, लोन पूरा चुका दे, एक पाई 1 रुपये बाकी नहीं है, तो अब भी बैंक का क्या अधिकार बनता है डॉक्यूमेंट पर, तो उसको रिटर्न करना चाहिए। लेकिन कई बैंक इसको रिटर्न टाइम पर नहीं करते, लेट करते हैं, लेट लड़ती पे करते हैं। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने क्या करी, आरबीआई ने कल एक गाइडलाइन जारी करी है कि भाई कोई भी बैंक अगर फुल लोन रिपेमेंट हो गया, फुल लोन रिपेमेंट कर दिया किसी कंज्यूमर ने, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट 30 डे के अंदर लौटा दिया बैंक को, चाहे एनबीएफसी हो। डॉक्यूमेंट कितने दिन के अंदर लौटाने पड़ेंगे, 30 डे के अंदर 30 दिन के भीतर बैंक की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो जो लोन के डॉक्यूमेंट थे या जो उसके गिरवी रखे हुए डॉक्यूमेंट थे, सारे कस्टमर को, कंज्यूमर को वापस लौटाए। अगर नहीं लौटाता है दोस्तों, तो आरबीआई ने इस गाइडलाइन में कहा कि 5000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी बैंक पर। किस पर लगेगी, बैंक पर। 5000 रुपये पर डे की पेनल्टी बैंक पर लगाई जाएगी। इससे क्या होगा, बैंकों में भय पैदा होगा पेनल्टी का, और टाइम पर जो कंज्यूमर के जो डॉक्यूमेंट है वो वापस लौटा देंगे। तो एक अच्छा कदम है दोस्तों, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उठाया गया कदम है। भाई लोन चुकाने के बाद बैंक के पास डॉक्यूमेंट जमा रखने का कोई तुक मेरे को तो समझ नहीं पड़ता, तो उसको टाइम पे लौटाना चाहिए। ये अच्छी बात है, गाइडलाइन सेट कर दी, 30 डे, 30 दिन पर्याप्त होते हैं। कोई भी लोन चुकाने के 30 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट लौटाओ आप उसके। तो ये थी हमारा सेकंड न्यूज। अब हम लास्ट जो हमारी न्यूज है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मैंने इतना ही बता रखा, जो चीजें मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कस कर दी। थर्ड न्यूज है, आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो आईसीआई बैंक के एमडी एंड सी होते हैं, आप सब इनका नाम जानते होंगे, चेहरा पहचानते होंगे, संदीप बख्शी जी, ये चेहरा भी आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में टाइम में क्या, ये जो आईसीआई बैंक है इसके एमडी एंड सी होते हैं, तो इनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा था। तो आईसीआई बैंक ने क्या किया, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो अब ये 2026 तक रहेंगे। इसके बाद इसको फाइनल क्या किया, आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया इनकी रिपॉइंट को। ये पूरा न्यूज था। आप सब देख सकते हैं कि इंडिया में वर्तमान टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो अलाउड ही नहीं था। 1991 के बाद में क्या किया गया, जब मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी रिफॉर्म किए तो अपने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को लाइसेंस देना स्टार्ट किया। तो आज की डेट में सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो आप सब जानते हैं एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। सेकंड लार्जेस्ट बैंक है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है आईसीआई। थर्ड नंबर पे है एक्सिस बैंक। तो आईसीआई बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है, भारत का बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आईसीआई बैंक का एक इंपॉर्टेंट भूमिका है। ये सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आईसीआई बैंक की बेसिकली है ना, इसकी स्थापना तो 1955 में हुई थी, लेकिन तब ये बैंक नहीं था दोस्तों, तब ये डीएफआई था, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था डीएफआई। आप लोग जानते होंगे डीएफआई मैंने कई बार पढ़ा रखा है। जब हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट पढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र में ऋण लेने के लिए, तो भारत सरकार ने क्या किया, आजादी के बाद कई सारी संस्थाएं बनाई थी जिनका काम क्या था, सेक्टर विशेष को लोन देना। ये डिपॉजिट नहीं लेते थे, ये केवल लोन देने का काम करते थे। गवर्नमेंट इनको पैसा देती थी, ये आगे लोन दिया करते थे, तो इसको कहते थे डीएफआई। आज भी कई सारे डीएफआई हैं, लेटेस्ट में नाबार्ड करके डीएफआई बनाया गया। तो 1955 में आईसीआई बैंक की स्थापना एक डीएफआई के रूप में हुई थी, तब बैंक नहीं था दोस्तों। बाद में बेसिकली इसने बैंक का लाइसेंस तो 1994 में लिया, क्योंकि 1955 में तो प्राइवेट सेक्टर को बैंक को लाइसेंस देते नहीं थे ना। प्राइवेट सेक्टर को बैंक की लाइसेंस की जो प्रक्रिया शुरू हुई बेसिकली 1991 की बात हुई, तो 1994 में आईसीआई बैंक को लाइसेंस दे दिया गया।
आप सब जानते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, बड़ोदरा नहीं है, मुंबई है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है आईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर को लेके। आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर तो दोस्तों मुंबई में ही है, लेकिन इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ से है ना कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है ना, वो एड्रेस, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वडोदरा है। वडोदरा गुजरात का है, दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आप समझ गए, हेडक्वार्टर मुंबई है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बड़ोदरा है। तो दोस्तों आप सबको पता है आईसीआई बैंक के काफी फेमस एमडी एंड सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे फेमस कौन थी? सबसे फेमस थी चंदा कोचर। चंदा कोचर, बहुत कम महिलाएं टॉप पे जा पाती इंडिया में, लेकिन इनमें से एक महिला थी चंदा कोचर, जिन्होंने आईसीआई बैंक में एमडी सीईओ की पोस्ट पे पहुंच के एक काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। मतलब महिलाओं में काफी एक इंस्पिरेशनल मॉडल थी, लेकिन बाद में ये कुछ करप्शन के मामले में फंस गई थी। वहां पर कुछ लोन वगैरह देने में वीडियोकॉन ग्रुप को कुछ इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि कुछ घोटाला किया था, इसी के आरोप में ये जेल में भी गई थी। तो बाद में इस पर आरोप लगे इन पे, तो इन्होंने 2018 में क्या किया था, 2018 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब इनको इनसे पद से हटा देगा। तो उसके बाद 2018 के इनके पद से हटाने के बाद इस पर आए थे एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी। इनका कार्यकाल बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो बैंक ने निर्णय किया कि क्या इनका कार्यकाल 3 ईयर के लिए और बढ़ा दिया जाए, 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, मतलब 2026 तक ये काम करेंगे। ऐसा बढ़ा के इनको आरबीआई की फिर परमिशन लेनी पड़ती है कार्यकाल बढ़ाने के लिए किसी एमडी एंड सीईओ का। तो ये फाइनली आरबीआई के पास गया और आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया। तो मतलब अब संदीप बख्शी जी 2026 तक एमडी एंड सीईओ रहेंगे। तो आपको बस ये नाम याद रखना है कि संदीप बख्शी क्या है, तो आईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। तो दोस्तों आज की जो न्यूज़ थी यहीं समाप्त होती है, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।